हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लर्न विद अभिलाषा पर। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन का, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन शामिल करते हैं। आज हमारा सेट नंबर 5 है, तो हम इसको करने जा रहे हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। और जो लोग पुराने हैं, मतलब परिवार का हिस्सा पहले से हैं, तो उन सभी ने 4 टेस्ट लगा लिए होंगे। आज आप 5वें टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं, क्या यह टेस्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं, ये आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते होंगे, अपने आप से भी स्टडी बुक भी करते होंगे। तो सब कुछ आपको पता चल गया होगा कि हम क्या चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें सारा का सारा जीके जीएस शामिल होता है। चलिए, ज़्यादा इंट्रो नहीं देना है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे है और कम समय पे हमको 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद ऑप्शन पढ़ूंगी, कुछ टाइम आपको दूंगी, तब मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन 1 है 1899 में, ऑप्शन नंबर बी है 1884 में, ऑप्शन नंबर सी 1852 में और ऑप्शन नंबर डी है 1885 में। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का आप राइट आंसर बताएंगे, तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन के डी, 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि डेथ वैली मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है अत्यधिक लवणता के कारण, ऑप्शन नंबर बी है अत्यधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक उष्णता के कारण या ऑप्शन नंबर डी है गहरी गहराई के कारण। तो डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, क्योंकि इसमें अत्यधिक लवणता पाई जाती है। लवणता का मतलब हो जाता है जितनी इसमें लवणता या अशुद्धि पाई जाएगी किसी भी चीज़ में, तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है और इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, लाश की तरह तैरता है। तो इसी वजह से इसको डेथ वैली बोल देते हैं। और आपको पता होगा जो डेथ वैली है ये कहाँ है? यूएसए में आती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोनों क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा हो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मैं पहले इसको पढ़ूंगी, उसके बाद इसके कोड बताऊंगी, तब आप इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तटों की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। दूसरा कथन है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और तीसरा कोड दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। स्टूडेंट, अगर आपने आरओ या आरओ का एग्जाम दिया होगा तो डिट्टो क्वेश्चन वहाँ पे मिट्टी का ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। बस आप ये मत सोचिएगा कि ये जो टेस्ट हम सीरीज स्टार्ट किया टॉप 50 क्वेश्चन की, ये नॉर्मली क्वेश्चन है और किसी एग्जाम में नहीं आते। कसम आप बिलीव मानिएगा, अगर आपने ये टॉप 50 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी कर ली ना, तो आप किसी भी एग्जाम में ये समझ लीजिएगा वो एग्जाम आपकी मुट्ठी में है। तो चलिए इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 1 सही, केवल 1 या 2 सही, ऑप्शन नंबर सी है 2 या 3 सही या ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 या 3 सही। तो स्टूडेंट, इसका क्या राइट आंसर होगा? आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 भी, ये भी सही है। और यह प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित की जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसको बांगर कहते हैं। ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं? खादर बोलते हैं, और जो पुरानी मिट्टी होती है इसको बांगर बोलते हैं। तो इसलिए ये तो गलत हो गया। आगे बताया है तीसरा, इसमें जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये भी सही है, इसमें पोटाश की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो आपको तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे, डिटेल भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 6 हमारी स्लाइड पे आ गए। मैं इसको स्लाइड को जूम कर लेती हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच
आती है। और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। या ऑप्शन नंबर डी है पूर्णिमा की स्थिति में। तो सूर्य ग्रहण में कौन सी स्थिति बनती है स्टूडेंट, ये आप मुझे कमेंट ये बताएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो यह हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम के भंडारण में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। यानी कि यूरेनियम के जो भंडार पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर कौन सा देश आता है, वही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। तो आपको पता होगा यूरेनियम के जो भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तब आप इसका आंसर बताएंगे कजाकिस्तान। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर बी है डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। ऑप्शन नंबर सी है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर या दक्षिणी चीन सागर। और ऑप्शन नंबर हमारा डी है डेविस संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट आप राइट आंसर बताएंगे इसमें। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारा राइट आंसर नहीं है, डेविस जल संधि, बेबिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो 6 का क्वेश्चन राइट, 6 का राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी। तो ये हमारे क्वेश्चन के आपको राइट आंसर पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एक बार आप क्वेश्चन को देख भी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए क्वेश्चन के आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलिव रिडले कछुए के स्थान के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। यानी कि जो ओलिव रिडले कछुआ पाया जाता है इसके रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है वही हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भीतरकर्णिका, ऑप्शन नंबर बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर सी है सिमलीपाल और ऑप्शन नंबर डी है पेरियार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीतरकर्णिका। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये ओलिव रिडले के लिए एक ही महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे प्रचलित है। आपको पता होगा भीतरकर्णिका सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है और पेरियार है आपके केरल में। तो ये चारों के चारों मैंने ऑप्शन आपको डिफाइन कर दिए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अमेजोन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन या सहारा का शुष्क वन। तो किसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप राइट आंसर बताएंगे स्टूडेंट। अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है और ये टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये भी आपको पता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन और ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो सारे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं एक बार जूम कर लेती हूँ स्लाइड को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर 1 है एजी टांसले, ऑप्शन नंबर बी है वाल्टर जी रोसेन और ऑप्शन नंबर सी है जी टेलर या ऑप्शन नंबर डी है जी फोनर। तो स्टूडेंट पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने पारित की थी या प्रस्तावित की थी, तब आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर के एजी टांसले ने स्थापना की थी और इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन हैं। कूट एक है नर्मदा, माही, ताप्ती या महानदी। तो कूट में जो आंसर दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 है 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 एवं 4 या ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो पश्चिमी की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आपको पता होगा नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये जो है पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, आपको पता होगा, और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। तो पश्चिम में जो बहेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी और जो आपको पता होगा जो पूर्व की तरफ बहती हैं
यानी पूर्वी घाट की तरफ, वो सब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो चलिए आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन है उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन या अपक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा HCl, और जो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। चलिए मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। ये बता रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl, और इससे जो बन रहा है ये बन रहा है NaCl। आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड और प्लस जल। तो आपको पता होगा जब भी अम्ल, देखिए ये तो हो जाएगा बेस क्षार और ये हो जाएगा अम्ल। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है। आपको पता होगा जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं हमको साल्ट की प्राप्ति होती है, तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने आपको पूरा खोल के क्लियर करके बता दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फॉर्मूला जो भी होते हैं वो मैंने सब आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन है दहन, अपक्षेपण, भोजन का पाचन और श्वसन। यानी कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, यानी ऑक्सीजन का कोई वहाँ पर काम नहीं होता। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपक्षेपण, यानी कि अपक्षेपण में हम ऑक्सीकरण नहीं होता। देखिए अगर कोई चीज़ जलेगी तो जलने के लिए वहाँ पर O2 की आवश्यकता होती है। भोजन का पाचन होगा तो आपको पता होगा वहाँ पर भी O2 की काम करेगी, और श्वसन में भी हम O2 ग्रहण करते हैं और C2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि अपक्षेपण इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई आंसर क्यों होगा और कोई क्यों नहीं होगा, अगर आपने ये करना सीख लिया तो स्टूडेंट समझिए आपने क्वेश्चन पे विजय प्राप्त कर ली। देखिए दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जिनको होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बताता है कि 3 ऑप्शन नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन डेफिनेटली होगा। और एक होते हैं इंटेलिजेंट लोग, जो पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप या तो एक्सपीरियंस बन जाइए या आप इंटेलिजेंट बन जाइए, डिपेंड करता है आप पे। अगर आप इंटेलिजेंट बनेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन का आंसर। अगर आप बनते हैं एक्सपीरियंस तो आपको चारों के चारों ऑप्शन याद होंगे कि कोई होगा तो क्यों होगा, और क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रिक का बेस्ट कंडक्टर है, वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, यानी कि इसको एलोट्रोप बोलते हैं, और ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और आपको पता होगा ग्रेफाइट का यूज हम स्नेहक के रूप में भी करते हैं। ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप भी कहते हैं। पेंसिल में जो लेड के रूप में हम काला काला यूज करते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और आपको पता होगा जो परमाणु रिएक्टर की भट्टी होती है उसमें ग्रेफाइट, और हम जो ये होता है हमारा बाहरी जल जो होता है उसको हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट की मैंने आपको उपयोग भी बता दिए हैं, और ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये विद्युत का बेस्ट कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत का सुचालक वही होगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ग्रेफाइट में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? ऑप्शन 1 है प्रोपीन, एथिलीन, एसिटीन, आइसोप्रीन। तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आप राइट आंसर बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। जो होता है वो रबड़ का बहुलक होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबड़ को भी हम आइसोप्रीन कहते हैं। प्राकृतिक पूछ ले तो भी आप आइसोप्रीन बताएंगे, बहुलक पूछ ले तो भी आप इसका आंसर आइसोप्रीन बताएंगे। तो तीनों के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डिफाइन कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मुझे लगता है अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन को थोड़ा डिफाइन करूंगी तो क्लास लंबी जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि डिफाइन करना है कि नहीं करना है, या क्वेश्चन आंसर ही आपको करने हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा
सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है समतल, उत्तल एवं अपतल। ऑप्शन नंबर बी है समतल एवं अपतल। और ऑप्शन नंबर सी है उत्तल या अपतल। या ऑप्शन नंबर डी है समतल या उत्तल। हमें वस्तु का सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण की हमको आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इस्पात, नर्म लोहा, पीतल, एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्म लोहे का उपयोग हम विद्युत चुंबक को बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण को पृथक करने की विधि है? ऑप्शन नंबर 1 है रवाकरण विधि। ऑप्शन नंबर 2 है आशवन विधि। ऑप्शन नंबर 3 है निस्यादन विधि। या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप राइट आंसर बताएंगे मिश्रण को पृथक करने की विधि कौन सी नहीं है? तो आप इसका आंसर बता देंगे 1 मिनट में। इससे इसके ऑप्शन थोड़े वो हो गए हैं तो क्वेश्चन नंबर डी याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर डी जो इसका आंसर दिया है डी में दिया है सारे के सारे ये इसके ऑल ऑफ कथन सारे सही हैं। तो आप इसका ऑल पे आंसर लगाएंगे 1 2 3 4 सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रवाकरण, आश्वासन और निस्यदन और ऊर्ध्वपातन विधि हम इन चारों के द्वारा ही क्या है मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया है चारों के चारों इसके ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्रावण होता है? यानी कि जो मनुष्य में जो फीमेल होती है उसका जो जनन अंग होता है उसमें कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है वही हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर बताएंगे। तो उपयुक्त सारे के सारे हार्मोन ये मादा जनन अंग में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो एक तरफ दी हुई है इन्होंने विटामिन की सूची और उनसे जो हमको प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पे वही हमको बताना है। तो चलिए पहले मैं एक बार विटामिन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रभाव। टोकोफेरोल, नेफ्थोक्विनोन, थायमिन और साइनोकोलाबाइन। ऑप्शन इधर हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने पर अधिक रक्तस्राव होना, बेरी रोग होना, जनन क्षमता की कमी हो जाना, तंत्र की गड़बड़ी हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का स्टूडेंट आप राइट आंसर बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा टेकोफेरोल जो होता है ये विटामिन के को टेकोफेरोल बोलते हैं। अब विटामिन के की कमी से आपको क्या हो जाता है जो जनन क्षमता की जो हो जाती है कमी हो जाती है। तो 1 का हो जाएगा 3। नेफ्थोलिन का आप बताएंगे इससे ये हो जाएगा चोट लगने पर टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को और नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को। यानी कि इसकी कमी से जब चोट लग जाती है तो रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है, रक्त बहता रहता है। थायमिन से होता है बेरी रोग और साइनोकोबालमिन की हो जाएगा तंत्र की गड़बड़ी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर के बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आप ये समझ लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अमीबा होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? चलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन है कूटपाद या कोशिका मुंह या सीलिया या गुदा द्वार। तो अमीबा अपना भोजन किस अंग से ग्रहण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा यह भोजन को ग्रहण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर। तो जो 22 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल का होता है और जूल कार्य का भी मात्रक होता है। तो आपको पता होगा कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है जूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है?
ऑप्शन नंबर 1 है भाग 9, भाग 10, भाग 9 का ख या भाग 9 का क। तो सहकारी समितियों का उपबंध किस भाग में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप राइट आंसर बताएंगे। भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो कथन 1 है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर कथन 2 है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो आपको बताना है कथन कौन सा सही है। केवल एक सही, केवल दो सही, एक या दो दोनों सही, न तो एक सही न ही दो सही। तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है कि उच्चतम हाई कोर्ट को बताया 6 प्रकार की रिट और उच्च न्यायालय को बताया 5 प्रकार की रिट। तो यानी कथन हमारा एक गलत हो गया, जिससे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऑप्शन सी वैसे ही कट हो गए हैं। पढ़ते हैं कथन नंबर के 2। तो इस वजह से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये तो सही हो गया, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसको जूम कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा सही है? कूट 1 है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। दूसरा कथन दिया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया गया था। और तीसरा कथन दिया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गए। और चौथा दे रखा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों की सहमति किया गया है। तो आपको बताना 1 और 3 सही, 1 या 2 सही, 1, 2, 3 सही या सभी सही। तो क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, 1, 2 और 3 सही हैं। तो आपको पता होगा वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, सिफारिश की गई थी 8 की, लेकिन 10 को जोड़ा गया था। बाद में आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, तो उसके 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो हमारे क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कथन 1 है कि केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण। कथन 2 है प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। कथन तीसरा है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट में राज्य बजट से अलग किया गया। तो आपको बताना है कौन सा सही है। 1 सही, 1 या 2 सही, 2 या 3 सही या सभी सही। तो 26 का स्टूडेंट आप राइट आंसर बताने वाले हैं। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 1 भी सही, 2 भी सही और 3 भी सही। तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा टेस्ट। तो 27वां है कि स्वतंत्र, थोड़ा क्वेश्चन कट गया है लेकिन मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप इसको देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? आपको पता होगा स्वतंत्र भारत में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें रेलवे और परिवहन मंत्रालय किसको सौंपा गया था? ऑप्शन है R.K. शेट्टी, अफजल अली, डॉक्टर जॉन मथाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मथाई को सौंपा गया था। चलिए 28वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कुटीर उद्योग का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी है आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी है राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 28 में डीपीएसपी में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं किया गया है, इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यपकत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है सतारा, बघाट, अवध और झांसी। यानी कि डलहौजी के द्वारा जो व्यपकत का सिद्धांत लगाया गया था, तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसको शामिल नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप आंसर राइट आंसर बताएंगे अवध को। क्या आपको पता था, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने शामिल किया था। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार से है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1891, 1872, 1929 या 1930। तो शारदा अधिनियम कब आया था, तो 30 का आप राइट आंसर बताने वाले हैं। 1930 को शारदा अधिनियम पास किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है अल्लूरी सीताराम राजू, NG रंगा, स्वामी सच्चिदानंद स्वामी या वल्लभ भाई पटेल। तो सर्वप्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 31 का आप राइट आंसर बताएंगे, NG रंगा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था, यानी किनके द्वारा किया जाता था। ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, क्रिस्टोफर दास पॉल। तो इंडियन मिरर जो समाचार था ये किसने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप राइट आंसर बताने वाले हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा यह संपादन किया जाता था। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 फिर से आ गया है, 32वां क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आपको पता होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो चलिए 33 को क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1910 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है 1908 मद्रास, ऑप्शन नंबर सी है 1909 लाहौर या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आप स्टूडेंट राइट आंसर बताने वाले हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1909 में यह पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 या 14 अगस्त 1947। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो स्टूडेंट आपको पता होगा ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा स्क्रीन पर इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित से सही नहीं है। एक है, पहला ऑप्शन दिया है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और ऑप्शन नंबर डी है इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। तो कौन सा हमारा राइट आंसर नहीं है, यानी कि जलियांवाले कांड से संबंधित नहीं है। तो 35 का आप राइट आंसर बताने वाले हैं, ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। हड़प्पा सभ्यता काल में, वैदिक सभ्यता काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाजनपद काल में। तो चांदी का प्रयोग किस काल में किया गया था। तो 36 का राइट आंसर आप बताएंगे, हड़प्पा काल में चांदी का प्रयोग किया गया था, यानी चांदी पाई जाती थी। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि बाजार में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है। तरल समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत स्थायी सुविधा या बाजार पूंजीकरण। तो आपको पता होगा जो सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री की जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आप राइट आंसर मुझे बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसको बोलते हैं बाजार पूंजीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 48वां हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। बढ़ते हैं इसको
कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने डी। आपको पता होगा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इसके द्वारा नहीं जारी की जाती है। तो ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का 127वां स्थान है। आप मुझे बताएंगे कौन जारी करता है। चलो मैं ही बता देती हूँ, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा। 49 क्वेश्चन है कि भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1982, 1972, 1992 और आप बताएंगे 1988। तो आपको बताएंगे एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। इसको एक्जिम बैंक भी बोल देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 49 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1992, 1982 और आपको पता होगा 12 जुलाई 1982 को भी नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो आज की श्रृंखला का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? स्टूडेंट आपको पता होगा आजकल जो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है वो चेंज होगी। आपको ये नहीं पूछता है कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अब ये पूछता है कि जो सी रिपोर्ट जारी की जा रही है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? विश्व बैंक है या विश्व आर्थिक मंच है या संयुक्त राष्ट्र है या IMF है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IMF, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। मुझे लगता है कि बीच में हमारे क्वेश्चन जो हैं 36 के बाद ये क्वेश्चन हमारे गायब हो गए हैं। ये अच्छा देखो क्वेश्चन, हाँ गलत क्वेश्चन में से गलती से लग गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा पीछे दिया है। चलो हमको पूरा पढ़ेंगे। ये PDF थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर 1 है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 37 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप बताएंगे हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर या चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण और विष्णु का अवतार किसको माना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल या गोपाल। तो आपको पता होगा विक्रम विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर किसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 है अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार और अशोक। तो आप इसका राइट आंसर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आप बताएंगे बिंबिसार, क्योंकि आपको पता होगा जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसके ही दरबार में जीवक वैद्य था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसके शासनकाल में इनब बतूता भारत आया था? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के या बलबन के। तो आपको पता होगा ये मोरक्को का राजकुमार था। आपको पता होगा मोरक्को की राजधानी वर्तमान में रबात है और ये आया तब इन MBT के शासनकाल में। आपको पता होगा जब MBT के शासनकाल में आया था तो उसको इनने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और आपसे भी पूछा जाता है कि जो रेहला नामक बुक है वो किसने लिखी है? तो आप बताएंगे वो भी इब्न बतूता ने लिखी थी। तो ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसको दिल्ली का काजी भी इसने नियुक्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आप ऑप्शन नंबर 1 बताएंगे पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लोहा युगीन या ताम्र युगीन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता को कहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
43 का राइट आंसर हम पहले पढ़ेंगे। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी या यहा बिन अहमद सरहिंदी या अमीर खुसरो? तो तारिक ए मुबारक शाही किसने लिखी है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा याही बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारिक ए मुबारक शाही लिखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है बुक, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड इरविन? तो क्वेश्चन नंबर 44 का स्टूडेंट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। और इसके शासनकाल में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये हमारी क्या है आज की लास्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एंटोमो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। ऑप्शन नंबर बी है मानव के अंगों के क्रियाकलाप का। ऑप्शन नंबर सी है पशुओं के का व्यवहार का। या ऑप्शन नंबर डी है कोशिकाओं और ऊतकों का। तो एनाटॉमी जो होती है, एनाटॉमी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं वही हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जानवर एवं पौधों की संरचना का हम एनाटॉमी में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा आज का लास्ट है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट का हो जाता है, स्लाइड में से ऊपर नीचे हो गई है। तो 46 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रक्षेपण को, बाह्य ऋणों के ब्याज की प्राप्ति को, बाह्य अनुदान को या विदेशी निवासियों की आय को? तो सकल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में किसको शामिल नहीं करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप राइट आंसर बताने वाले हैं। आप बताएंगे विदेश में निवास की आय वालों को शामिल नहीं करते हैं। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी श्रृंखला, स्लाइड में से ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन हमने आज के 50 क्वेश्चन किए हैं। आज का थोड़ा टेस्ट टफ था, लेकिन जैसे जैसे हमारे टेस्ट भी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन भी टफ होता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घबराना है, बस संयम के साथ वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आते हैं तो आपको दूसरी बार क्लास को 2 की स्पीड में करके देख लेना। बट ये है कि आपको टेस्ट पूरा टॉप 50 क्वेश्चन लगाने जरूर है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का सेट जो मैंने स्टार्ट किया है वो शाम के 6 बजे हम, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस, जिसमें आप करंट अफेयर, जीके जीएस के क्वेश्चन स्टैटिक हो जाए चाहे उसमें, और हम उसमें करंट अफेयर भी शामिल कर लें, साथ में हम यूपी स्पेशल भी उसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो शाम 6 बजे लर्न विद अभिलाषा पे जुड़ जाइएगा। आपको डेली एक टेस्ट मिलने वाला है, उसमें हम 75-76 क्वेश्चन शामिल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ मैं आपसे यूपी पुलिस के सेट पेपर में। तब तक के लिए आपसे मैं लेती हूँ विदा। मैं आप सबके दोस्त अभिलाषा, लर्न विद अभिलाषा के साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।